जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 71। आज के लेक्चर में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पहला लेक्चर था उसमें बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे मजीद कंसेप्ट्स को लेके जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई कंसेप्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। ये उधर खलाई मखलूक बैठी हुई है, आप थोड़ा थोड़ा उधर क्यों नहीं हो जाते? अच्छा, मुझे हैरानगी होती है, खुलखुला के क्यों नहीं बैठते आप बेफिक्र हो गए। उधर से भी इंशाल्लाह भाई की आवाज़ ऐसे ही पहुंचेगी, बेफिक्र, तस्वीर भी ऐसे ही पहुंचेगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए थोड़ा सा जी। ब्लैंक और फुल एंड शाबाश, आज के लेक्चर में यही तो डिस्कस करना है। इन्होंने लिखा है, ये छोटे भाई ने लिखा है अभी। और कोई क्वेश्चन? करेंसी और शेयर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ने कहा है। नहीं असल में ना घरे यार, असल में एक्सेप्शन होते हैं ना, एक्सेप्शन लॉ में हमेशा याद रखिएगा। अब पाकिस्तान में टैक्स पढ़ रहे हैं आप, पाकिस्तान में टैक्स का रेट आजकल क्या चल रहा है पता है? सेल और इनकम टैक्स, सेल टैक्स 17% है, 18% है, 80 पक्का, 20% क्यों नहीं है? 20% क्यों नहीं? इसलिए कि लॉ ने कहा। तो लॉ जो चीज कह दे ना, अक्सर उसकी लॉजिक होती है, उस्ताद की कोशिश भी होती है। नहीं, मैं आपको दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, फील नहीं करना। अक्सर उसकी लॉजिक होती है जो उस्ताद समझा भी देता है, लेकिन याद रखिए लॉ के हर कंसेप्ट की लॉजिक को जरूरत नहीं। आपने नोट किया होगा, कभी कभी मैं आपको ये कहता हूँ इसको रटा लगा लो, किसी किसी कंसेप्ट में आपने नोट किया होगा ऐसा। क्या वजह होती है? क्योंकि उस कंसेप्ट की लॉजिक कोई नहीं होती, या तो उस कंसेप्ट की या उसकी लॉजिक होती है, लेकिन वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास नॉलेज होता है ना, जब वो नॉलेज आपके पास आएगा फिर लॉजिक समझ आएगी। तो यहाँ किसी कंसेप्ट की लॉजिक होती नहीं है, या स्टूडेंट का इस वक्त जो बच्चे का जहन है ना, उसके मुताबिक लॉजिक को समझाया नहीं जा सकता। तो फिर हम टीचर क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं भाई याद करो और आगे निकलो। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखिए लॉ हर बहुत से, अभी तो है ये बेसिक लॉ पढ़े, आगे चल के आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, फिर कॉर्पोरेट लॉस पढ़ेंगे, उसमें बेतहाशा एक्सेप्शंस आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगी, एक्सेप्शंस आएंगी। एक्सेप्शन किसे कहते हैं? वो जगह, वो प्लेस, वो एग्जाम्पल जहां पे मेन लॉ अप्लाई नहीं होता, तो उसकी कोई वैलिड रीजन नहीं होती, लेकिन सिर्फ चूंकि लॉ ने कह दिया तो हम उसे कहते हैं ठीक है, ये एज इट इज। अगर आप डेफिनेशन देखें ना, तो करेंसी नोट और शेयर्स, इन दोनों पे इनका ये पॉइंट आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड है कि जो हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है वो करेंसी नोट और शेयर्स पे भी फिट बैठती है, लेकिन लॉ ने एग्जाम्पल्स जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बताई उसमें सिर्फ 3 उसने कहा, चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। शेयर और करेंसी नोट उसने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसकी एक रीजन शायद, जो मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ये हो सकती है कि करेंसी नोट्स और शेयर्स, इनके ऊपर अलहदा से रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। जैसे करेंसी नोट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, इस तरह शेयर्स के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन। मे बी ये रीजन, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी इसकी एक रीजन ये हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो इनके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है, इसलिए उसने इनको इन एग्जांपल्स में कवर किया। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश। बेयर इंस्ट्रूमेंट जिसके पास हो वो उसे कैश करवा सकता है। अगर सड़क पे पड़ा हुआ किसी को मिल जाए वो भी कैश करवा सकता है, लीगली करवा सकता है, फाइंडर ऑफ लॉ। लेकिन याद रखें, एक जुमला आपके जहन में बिठा रहा हूं, आगे चल के इसको लिंक करूंगा, उसे कैश करना नहीं चाहिए। बेयर इंस्ट्रूमेंट अगर सड़क पे कहीं मिला है, पड़ा हुआ, गिरा हुआ, उसे करना नहीं चाहिए कैश। क्यों नहीं कर? क्योंकि वो उसका नहीं है। लेकिन अगर वो उठा के पेमेंट लेने के लिए चला जाता है तो क्या पैसे उसको मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे। हाँ, इसके बाद आगे केस स्टडी जब रेलिवेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम ये सीखेंगे
कि अगर उसने पैसे ले लिए ना तो वो ट्रू ओनर को लायबल होगा वैसे वापस करने के लिए, वो ट्रू ओनर को लायबल। जैसे भाईजान का 1000, भाईजान उठे, इनकी जेब से 1000 रुपया गिरा, ये साथ वाले भाई ने उठा लिया। क्या ये साथ वाले भाई ने 1000 उठा लिया, ये खर्च करना चाहे 1000 रुपया खर्च कर सकते हैं कि नहीं? करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हैं। अच्छा खुद सोचे, जब इन्होंने कैश करवा के खर्च कर लिया, बाद में इनको पता चल गया इसने 1000 उठाया, क्या ये इनसे पैसे वापस ले सकते हैं वाला? बिल्कुल ले सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट ये बेहतरीन लगता है, कल ही रिवाइज किया भाई ने। बिल्कुल, तो जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो अगर पैसे इन कैश करवाना चाहे वसूल कर सकता है, लेकिन वो कराना नहीं चाहिए। और अगर करवाएगा तो ट्रू ओनर को लायबल होगा। क्या होगा? ट्रू ओनर को लायबल होगा। क्लियर होगी ये बात? मेरे शाबाश। और भी क्वेश्चन है ना भाई का? जी मैम। ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम, इसका मतलब यह है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी दूसरे बंदे को, केस स्टडी आज की केस स्टडी नंबर 4 है शायद, नहीं वो भी करता हूं मैं, डिस्कस करवाता हूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? पेएबल टू असलम और पेएबल टू असलम और ऑर्डर, दोनों का लीगल इफेक्ट 100% सेम है, दोनों ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। कोई फर्क नहीं, 1% नहीं लीगली, सिर्फ क्योंकि लॉ कहता है अगर आपने नाम लिख दिया ना, चाहे आप लफ्ज ऑर्डर लिखे या ना लिखे, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। पे असलम भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, पे असलम और ऑर्डर भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हाँ, और हिज ऑर्डर से मुराद, अगर लिखा है पेएबल असलम और हिज ऑर्डर, तो इसमें हिज से मुराद कौन है? असलम। असलम। क्लियर जी? सर जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश आता है, बैंक आता है, मतलब एसेट की केस, करंट एसेट, और किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रही है कंपनी, बिजनेस ले रहा है, तो उसका भी हेड बनेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी हेड आता है। कैश इक्विवेलेंट में शायद आता है, कैश इक्विवेलेंट में। पे बेरर या पे टू बेरर 100% सेम है। नहीं, टू के साथ देखेंगे नाम लिखा है कि नहीं लिखा। लफ्ज टू से नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर है कि नहीं। पे बेरर या पे टू बेरर लिख दिया, पे टू बेरर से क्या ऑर्डर बन गया? नहीं बना। क्यों नहीं बना ऑर्डर वाला? क्योंकि इसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा। तो पे टू बेरर या पे बेरर एक ही चीज है। हाँ, अली लिखा होता फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता। क्लियर? अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कब कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर होगा, कब बेरर होगा, ताकि केस स्टडी में कोई सी भी अल्फाज इस्तेमाल कर ले आपको फौरन पता चल जाए कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बेरर इंस्ट्रूमेंट है। चलिए अब हाँ, जो आप चेक, जब कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है आपको मैसेज आ जाता है, वो हर किस्म की ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, वो चाहे आपका चेक ऑर्डर हो चाहे बेरर हो। जब कभी आपके अकाउंट से 1 रुपया भी निकलेगा ना, आपको मैसेज जरूर आएगा। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स आर बेरर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये भी पूछ सकता था आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक। ये भी पूछ सकता था आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इनलैंड और फॉरेन। ये भी पूछ सकता था वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उसने पूछा तो क्या पूछा? तो हमें क्या बताना चाहिए? ऑर्डर और बेरर ही बताना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई पे आजम। क्यों इसमें ऑर्डर लिखा तो नहीं हुआ? नाम लिखा हुआ तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। शाबाश। पे टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बेर क्यों? पे टू तो लिखा हुआ है लेकिन बेरर लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट आ गया। शाबाश। पे बेरर भी बेरर। पे आजम और बाबर ऑर्डर है। ये आजम को भी पे हो सकता है, बाबर को भी, लेकिन इसके अलावा किसी को भी नहीं। क्या अगर ये किसी भी होल्डर को पेएबल होता फिर हम कहते हैं बेरर।
इसमें दो लोग एक से ज्यादा हैं, लेकिन है तो स्पेसिफाइड नेम वाले सिर्फ। ये कोई भी अगर गिरा हुआ तो वो उसको उठा नहीं सकता। अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो आजम या बाबर में से कोई भी साइन कर दे, वो बेरर हो जाएगा। इसकी इंडोर्समेंट कौन कर सकता है? आजम और बाबर। आजम एंड बाबर थोड़ी लिखा हुआ है, आजम एंड बाबर होता फिर दोनों कर दे, ठीक है। पे आजम आर ऑर्डर। अच्छा, इसमें आपको मुझे याद आ गया अभी जॉइंट प्रोमिजी वाला कंसेप्ट याद है। जॉइंट प्रोमिजी में वो सारे इकट्ठे डिमांड करते थे, फिर पेमेंट होती थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। पे आजम आर ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। पे आजम आर बेरर, बेरर क्यों? आजम का नाम तो लिखा हुआ है, बेरर भी तो लिखा हुआ है, तो बेरर का मतलब कोई भी, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में? हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में किसी की आवाज सुना दीजिए। ये जिसने नो सर कहा, ये हाइब्रिड का है ना? ऐसे ना कर यार, हाइब्रिड वाले जब फिजिकल में बैठते हैं तो चुप करके बैठते हैं, ये नहीं बताते कि हम हाइब्रिड के हैं। चलिए क्वेश्चन 2। Question 2. A bill of exchange is payable to Aslam. Bill of exchange negotiable instrument है। Payable to Aslam कौन से वाला? Order instrument. Aslam endorses it merely by putting his signature on the back and deliver it to Babar. उसने क्या किया? अपने चेक बैक साइड में अपने साइन कर दिए और इसको दे दिया किसको? बाबर को। सही किया? गलत नहीं किया, सही किया। गलत क्या किया है? क्या नहीं तो सिर्फ उसने साइन कर दिए, तो क्या ये एंडोर्समेंट नहीं हुई? निगोशिएशन नहीं हुई क्या? निगोशिएशन हो गई है। ये दो ऑप्शन सिर्फ साइन कर दें तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, साइन करके नाम भी लिख दें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे भी इसने सही किया। असलम endorses it merely by putting his signature on the and deliver it to Babar with the intention of negotiating it without making it payable to Babar or यानी उसने सिर्फ साइन किए हैं, नाम नहीं लिखा। ना ये लिखा payable to Babar, ना ये लिखा payable to Babar's order। Is this an order instrument or bearer instrument? बेरर इंस्ट्रूमेंट नाम नहीं लिखा। क्यों? हाँ, अच्छा, हालांकि देखिए नोट कीजिए, ओरिजिनली ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था जब असलम के पास आया, उस वक्त ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, अब बेरर बन गया। कैसे बेरर बना? उसने एंडोर्समेंट की, सिर्फ साइन किए, नाम नहीं लिखा, ठीक है। ऐसी एंडोर्समेंट को क्या कहते हैं हम? ब्लैंक। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 3। कामरान bought goods from Daud on 15 जनवरी and paid him by a bearer check dated 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी का चेक दे दिया। क्या 25 जनवरी से पहले ये चेक हो सकता है? नहीं। क्या 25 जनवरी के बाद हो सकता है? 25 जनवरी के बाद हो सकता है? यस, हो सकता है। 6 माह के अंदर। ये 6 माह वाला रूल किनको पता है? जो चेक पे डेट लिखी होती है ना, चेक पे डेट, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे कैश करवाया जा सकता है बैंक से। 6 महीने के बाद उससे एक्सपायर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेल चेक कहते हैं। वो टाइम बार डेट है। टाइम बार, ये टाइम बार चेक टर्म पढ़ते हैं आप अकाउंटिंग में, इसे हम लॉ में टाइम बार नहीं कहते, इसे कहते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक वो हर बाद में टर्म आएगी। बार आगे चलते हैं। दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। कामरान ने चेक दिया दाऊद को, बेरर चेक था, दाऊद ने वो दे दिया वकास को। क्या दाऊद के लिए साइन करना जरूरी थे वकास को देने से पहले चेक? नहीं जरूर। क्यों नहीं जरूरी थे? क्योंकि बेरर चेक होता है और बेरर चेक सिर्फ डिलीवरी के जरिए से ही निगोशिएट हो जाता है,
इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये जुमला जिसको समझ आ गया ना वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का समझने अभी तक एक्सपर्ट है। कौन सा जुमला? कि बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर सिर्फ डिलीवर कर दिया जाए तो निगोशिएशन हो जाती है, इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से, बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर सिर्फ डिलीवर कर दिया जाए तो निगोशिएशन हो जाती है, इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें लीगल लैंग्वेज यूज हुई थी, समझ आ गई आपको? चलिए जी, इस केस में भी इंडोर्समेंट हो गई। कैन वकास इन कैश दिस चेक? यस, कर सकता है। बेरर चेक है, जिसके पास है वो कैश करवा सकता है। इफ सो व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन ही कैन इन कैश इट? विद इन 6 months। ठीक है, अच्छा अब आगे चल। अच्छा, अब चेक वाली एग्जांपल भूल जाए, ये क्लियर हो गया ना? क्योंकि आगे जितनी एग्जांपल्स आएगी वो प्रोविजन और बिलो, ये एग्जांपल यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी भला? क्योंकि चेक के लिए अलग चैप्टर है, चैप्टर 15। देखिए चैप्टर 15 की हेडिंग चेक है ना, तो ये एग्जांपल, चेक वाली एग्जांपल, जितनी भी एग्जांपल है वो उधर होनी चाहिए। और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो चैप्टर 14 में होनी चाहिए। भी एग्री करते हैं इससे? आप यही कहते हैं ना? शाबाश, देखा भाइयों की सोच कितनी मिलती है। अब बड़ा के साथ ही बनेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। कमाल बाउट, भाई 3 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 4, कमाल बाउट गुड्स फ्रॉम जमाल ऑन 15 जनवरी एंड मेड ए प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेएबल टू जमाल और ऑर्डर। अब नोट कीजिए, कमाल ने जमाल को दिया, ठीक है। अब जमाल साइंड एंड इंडोर्स यानी ट्रांसफर दिस प्रोमिसरी नोट टू खलील टू सेटल हिज ड्यूज विद हिम। आगे जमाल ने ये किसको दे दिया? इंडोर्स कर खलील को। कमाल ने जमाल को दिया, जमाल ने खलील को दिया। डिस्कस फ्रॉम हुम खलील विल गेट पेमेंट ऑन ड्यू डेट। खलील किससे पेमेंट लेगा? अच्छा, अब देखें, अभी एक सवाल बच्चे पूछते हैं, वो ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम पूछा था भाई ने सवाल, इसका जवाब भी साथ मिक्स करके दे रहा हूं। ये था कमाल, कमाल ने किसको प्रोमिसरी नोट दिया? जमाल ने किसको प्रोमिसरी नोट? खलील। खलील किससे पेमेंट लेगा? देखिए, जो पहली पार्टी होती है ना, पहली पार्टी जिसने लिखा होता है कि मैं पेमेंट करूं, उसे कहते हैं प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे कौन है? कमाल। ड्यू डेट जब भी आएगी ना प्रोमिसरी नोट में, उसने जो भी लिखा, महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ड्यू डेट जब भी आएगी खलील जाके किसके पास आएगा? जमाल के पास के कमाल? खलील याद रखे, कमाल के पास पहले किसके पास जाएगा? कमाल से पैसे लेगा। कमाल कहेगा इधर दे मेरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ले अपने 10,000 पकड़ निकल, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फाड़ देगा। क्या करेगा कमाल? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फाड़ देगा, पैसे दे देगा। क्लियर? ये है गुड एंड ऑफ स्टोरी। अब आए सैड एंड ऑफ स्टोरी। वो क्या है? खलील कमाल के पास आया, कमाल ने कहा भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। अब खलील के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, खलील खुद कमाल के खिलाफ एक्शन ना ले, खलील खुद कमाल को सू ना करे, खलील जाए जमाल के पास, भाई तूने इंस्ट्रूमेंट दिया था, इतना गंदा इंस्ट्रूमेंट, पार्टी ने पेमेंट नहीं की, ये लो अपना इंस्ट्रूमेंट वापस लो और मेरे पैसे दो। सेटलमेंट हो गई। अब इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया जमाल के पास। अब जमाल कमाल के खिलाफ एक्शन लेगा कि तूने ड्यू डेट पे क्यों नहीं पेमेंट की जब लिख के दिया था। अब जमाल कैन सू कमाल। पहली ऑप्शन तो ये है। पहली ऑप्शन क्या है? खलील जमाल, जमाल कमाल। दूसरी ऑप्शन क्या है? ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। खलील डायरेक्टली कमाल के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। कमाल ये नहीं कहेगा खलील भाई आप किधर से आ गए, मैंने तो पेमेंट उसके ऊपर लिखा हुआ था मैं जमाल को पैसे अदा करूंगा, आप कहां से मुंह उठा के आ रहे हैं।
कमाल ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कमाल ने जमाल को पैसे देने थे, जमाल ने ये इंस्ट्रूमेंट आगे साइन करके खलील को दे दिया, तो जो राइट टू रिसीव मनी थी खलील के पास चली गई। अब लीगली खलील डायरेक्ट कमाल से पैसे वसूल करने के लिए लायबल है, और अगर कमाल पैसे नहीं देता तो वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। लीगल एक्शन लेना मतलब सू करना मतलब क्या होता है? केस करना, केस करना जी नहीं, सूसू नहीं, सू। एक दफा केस करना है, 2 दफा नहीं करना, एक दफा जी। क्लियर? क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो अब हम चलते हैं अब अपने आज के छोटे छोटे नए कंसेप्ट्स की तरफ। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना तो फिर भी ये बेयर इंस्ट्रूमेंट ही रहता, क्योंकि उसने कहा हुआ है मेयरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर। मेयरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर का मतलब क्या है? कि उसने सिर्फ सिग्नेचर की है। तो इससे भी सिर्फ सिग्नेचर करने से भी इंडोर्समेंट हो जाती है, लेकिन वो कौन सी इंडोर्समेंट है? ब्लैंक। तो ये अगर लाइन ना भी लिखी होती ना, स्टिल ये बेयर इंस्ट्रूमेंट ही होता उसने जी। हाँ जी बिल्कुल, एंड डिलीवर भी। डिलीवर तो अंडरस्टूड है, डिलीवर तो होगा ही होगा हर केस में। डिलीवरी के बगैर तो निगोशिएशन होती नहीं, वो तो कॉमन है। वो तो चाहे ऑर्डर हो चाहे बेरर हो, डिलीवरी वाला पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। अच्छा, कल वाले कंसेप्ट्स क्लियर है? ये मैं थोड़ा स्पीड को स्लो रखूंगा इस वजह से कि कंसेप्ट्स कुछ थोड़े से ट्रिकी हैं शुरू में। शुरू के 2 या 3 दिन ना मुश्किल लगती है, लेकिन आपने रोज का रोज अगर काम करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 दिन शुरू के सिर्फ, एक कल का दिन गुजर गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कल कंसेप्ट समझ, एक आज का दिन है और एक आने वाला दिन, बस। जब ये 3 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद आप फिर वही रिलैक्स मोड में चाहे आ जाए कि क्लास में बैठे हैं, कभी मोबाइल कभी इधर देख रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3 लेक्चर शुरू के फुल अटेंटिव होके आपने एक एक लफ्ज को सुनना समझना है। एग्रीड? स्टार्ट करें फिर। पहली चीज आज की, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। याद है ये कल एक पढ़ा था। टाइटल ऑफ होल्डर इज एक एजम्पशन होती है, एक रूल होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कि होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है इफ रिसीव्ड इन गुड फेथ फॉर ये 2 अल्फाज इतने अहम है कुछ ना पूछे। केस स्टडी में आपको डिसीजन, सही डिसीजन की तरफ यही 2 बातें लेके जाएगी। कौन से? इफ रिसीव्ड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, टाइटल ऑफ होल्डर। देखिए लॉ में ना 2 अल्फाज होते हैं, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स बाद में पढ़ेंगे। होल्डर का मतलब क्या है? सुनने होल्डर जिसके पास हो। अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बेयर इंस्ट्रूमेंट दिया भाई को, होल्डर कौन है? भाई। मैंने पैसे लेने थे इनसे, इन्होंने मुझे चेक दिया, बेरर चेक था, इन भाई जाना चेक लेके मैंने इन वाले भाई को पेमेंट करनी थी, इनको दे दिया। इनके पास चेक है, बताइए क्या चेक है तो इनका हक समझा जाएगा कि नहीं? ये उसकी कैश रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो एज्यूम किया जाएगा कि जो भी होल्डर है उसका उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गुड टाइटल है। एक होता है गुड टाइटल, एक होता है बैड टाइटल। गुड टाइटल क्या है? कि कोई चीज कानूनी तौर पे मेरी होना, कोई चीज कानूनी तौर पे मेरी। और बैड टाइटल क्या है? कोई चीज कानूनी तौर पे मेरी नहीं। आपने शायद 2 अल्फाज सुने होंगे, एक होता है पोजेशन, एक होता है ओनरशिप। ये भाई की बाइक है, इनके नाम पे है, पोजेशन भी इनकी है, ओनरशिप भी इनकी है। अगर इनकी बाइक इन्होंने थोड़ी देर के लिए इनको दे दी, अब पोजेशन इनकी है, इनकी है। अच्छा आप जरा सुनिएगा, जिसके पास पोजेशन हो लेकिन ओनरशिप ना हो उसे कहते हैं इसका बैड टाइटल है।
और जिसके पास पोजेशन भी हो और उसकी ओनरशिप भी हो उसे कहते हैं गुड टाइटल है। अच्छा जरा मुझे बताइए, मैं घर जा रहा था, रास्ते में बाइक पड़ी मैंने बाइक को किक लगाई, बाइक स्टार्ट हो गई, इधर उधर देखा कोई भी नहीं था। बाइक क्या, अब स्कोर से जवाब देना, सोच के जवाब देना है, क्या बाइक पे मेरा गुड टाइटल है कि बैड? शाबाश, बैड टाइटल। ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या समझा जाता है कि अगर किसी भी पार्टी ने, कि अब देखें इन भाईजान ने सवाल पूछा था कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सड़क पे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, किसी फकीर बैगर या किसी थीफ चोर, बैगर या थीफ की मिसाल लेके चलते हैं, उसने उसको उठाया, बेयर इंस्ट्रूमेंट था, क्या वो कैश रिसीव कर सकता है? कर सकता है। उसे आप क्या कहेंगे, उसका गुड टाइटल है कि बैड टाइटल है? बैड टाइटल है। रिसीव कर सकता है लेकिन उसका टाइटल क्या है? बैड टाइटल। ठीक है। गुड टाइटल किसका है? जिसका वो इंस्ट्रूमेंट, जो इसका ट्रू ओनर है, जो इसका, जिसकी जेब से चेक गिरा, ट्रू ओनर है। ये गुड टाइटल बैड टाइटल फर्क समझ, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिसाइड करना जरूरी होता है। ये किस लिए जरूरी होता है ये बात भी चले सुन लें। अगर गुड टाइटल वाला पेमेंट वसूल कर लेना इंस्ट्रूमेंट की, लॉ कहता है बिल्कुल ठीक, लेकिन बैड टाइटल वाला जैसे बैगर है, जैसे थीफ है, वो अगर पेमेंट वसूल कर लेना, लॉ उसके लिए एक जुमला बोलता है, क्या कि ही इज लायबल टू कंपनसेट टू ट्रू ओनर, या वो लायबल है कंपनसेट करने किसको? जिसका गुड टाइटल था, ट्रू ओनर, गुड टाइटल। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दरमियान में कोई चोर या फाइंडर आ जाता है, तो किसी चोर या फाइंडर के पास अगर कोई बेयर इंस्ट्रूमेंट आ गया, याद रखे वो डिफेक्टिव टाइटल है, बैड टाइटल है, डिफेक्टिव, गुड टाइटल नहीं है। ये गुड टाइटल वाली बात समझ आई? कहता है हम एज्यूम करेंगे, रूल क्या है? रूल क्या है कि अगर किसी भी पर्सन ने इन गुड फेथ का मतलब यह है कि वो 2 नंबर नहीं है, वो किसी फ्रॉड में मुलव्वस नहीं है, किसी पर्सन ने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन किसी इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि उसका टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। ये बात समझ आई? नहीं आई? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट है जिससे आप उछल पड़ेंगे। कहते हैं तो मैं सुना देता हूं एग्जाम्पल, सुनिए। डेफिनेशन सामने रखनी है। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स प्रोवाइडेड he received in good faith for consideration, in good faith for consideration, in good faith for consideration। भाई ने चेक दिया, जेब में डाल के जा रहा था, चेक गिर पड़ा, इन्होंने चुपके से चेक को उठा लिया, क्या इनका टाइटल गुड है कि डिफेक्टिव है? साबित करें। क्योंकि इन्होंने इन गुड फेथ नहीं लिया, छुपा के चोरी किया, फॉर कंसिडरेशन भी नहीं लिया, पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया, अल्लाह ताला की जमीन से उठाया, कंसिडरेशन, तो इनका गुड टाइटल नहीं। पक्की बात। अगली बात सुने, इनका गुड टाइटल नहीं है, इनको पता है बैंक में जाएंगे पकड़े जाएंगे, इन्होंने भी लाभ पड़ा है, इनको पता है गुड टाइटल नहीं है, बैंक में गया, कैश करवा लिया ना, बैंक के सीसीटीवी कैमरा में आ जाऊंगा, तस्वीर आ जाएगी, बाद में ट्रू ओनर मुझे पकड़ लेगा, मुझे पैसे अदा करने पड़ेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आबिद मार्केट में चले गए, वहां पे इन्होंने कहा भाईजान एक एसी दे दीजिए, और बदले में ये जो चेक चुराया हुआ था ये इनको दे दिया। बेरर चेक था, चुराया हुआ चेक इनको दे दिया, एसी लेके निकल गए। अब ये जो दुकानदार भाई हैं, इनका टाइटल गुड है कि? एक मिनट, जवाब देने से पहले सोच लीजिए। अगर सही जवाब दिया, अभी तक के सारे कंसेप्ट्स क्लियर, गलत जवाब दिया तो आप भी 0 मैं भी 0। और आर्गुमेंट के साथ, इनका टाइटल गुड डिफेक्टिव है कि गुड? गुड है। साबित करें।
शाबाश, क्योंकि इन्होंने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिया। शाबाश शाबाश। इसका मतलब हुआ बड़ी अजीब बात कि अगर किसी का डिफेक्टिव टाइटल है भी, वो किसी दूसरे को गुड टाइटल पास कर सकता है, हैं? बे एक ऐसी चीज उसको दे दी जो उसके पास थी ही नहीं। अजीब बात नहीं है? हैरान क्यों नहीं हो रहा? इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसा ट्विस्ट भी, इसके पास एक चीज थी ही नहीं, उसने वो चीज उसको दे दी। वो क्या चीज है? डिफेक्टिव। इसके पास गुड टाइटल नहीं था, डिफेक्टिव टाइटल था, लेकिन इसने इसको पास कर दिया गुड टाइटल। कैसे किया? इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। नहीं बता नहीं रहा था चुराया हुआ है। अगर बता देता ना चुराया हुआ है, फिर इसका भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाता। दो चीजें मैंने आपको कहा, केस स्टडी में दो चीजें आपको डिसाइड करवाएंगे, इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। ठीक है? इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। अब ये भाईजान 1 लाख रुपए का चेक लेके उधर गए, इन्होंने उससे देखते ही पूछा, ए भाई कहाँ से चुराया है? होता है ना है कि ये भाईजान बाइक पे जाएं, सार्जेंट रोक के कहता है भाई कागजात दिखाओ, है, और ये भाई जाएं तो कहता है भाई कहाँ से उठाई है बाइक? रेपुटेशन होती है गई मोहल्ले में। तो इन भाईजान की रेपुटेशन अच्छी थी, इसीलिए दुकानदार ने फौरन पहचान लिया कि इसके पास तो 10,000 नहीं होते, ये आज लाख का चेक किधर से लाओ। इसने फौरन सुन के दौड़ लगा दी, वापस चेक ले आया, घर गया। अब देखे यहां से अगला सीन शुरू। घर गया, घर देखा, भतीजे की सालगिरह थी। भतीजे को नहीं बताया, इस भतीजे का, भतीजे तेरे लिए एक तोहफा लेके आया हूं। क्या? 1 लाख रुपए का चेक। भतीजे को नहीं पता ये चोरी का है। ठीक है? भतीजे को चेक दे दिया। बताइए भतीजे का टाइटल, अब होल्डर कौन है? भतीजे का गुड टाइटल है कि डिफेक्टिव? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है गुड टाइटल? कितनों का ख्याल है डिफेक्टिव टाइटल? डिफेक्टिव टाइटल क्या रीजन है? शाबाश, दो चीजें बोला, दो चीजें। एक है इन गुड फेथ और एक है कंसिडरेशन। भतीजे वाली एग्जांपल में गुड फेथ तो है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भतीजे का टाइटल क्या हुआ? बैड, डिफेक्टिव टाइटल। तो गिफ्ट वाला केस है, 1 मिनट है, जाओ गिफ्ट वाला केस। अब लाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन, कंप्लीटेड गिफ्ट लाओ। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, यानी इसने इसको दे दिया, वापस नहीं ले सकता, लेकिन क्या वो भतीजा चेक को कैश करवा सकता है कि नहीं? देखें, इसने चेक गिफ्ट उसको दे दिया, वापस नहीं ले सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे डिस्कस करके खत्म कर देता है। लेकिन वो कैश करवा सकता है कि नहीं उसको बैंक से, और कैश करवाएगा तो फिर वो ट्रू ओनर को लायबल है कि नहीं? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल आए, अब आप कहां पे मौजूद हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। भाई बात समझ आ रही है? क्यों गुड टाइटल नहीं था? कंसिडरेशन। अब ये बात समझ आए कि जो भी होल्डर होगा उसका टाइटल गुड समझा जाएगा, जो भी होल्डर होगा उसका टाइटल गुड समझा, लेकिन 2 शर्तें। कौन से? इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न में कुछ चीजें दियो। गुड फेथ का मतलब क्या है? अच्छी, यानी वो फ्रॉड में मुलव्वस ना हो, उसे ये ना पता हो कि चोरी चुकारी का माल है। सर डिफेक्टिव चेक से अगर चोरी शुदा चीज खरीद ली जाए तो? हाँ, अगर डिफेक्टिव टाइटल था, इससे चोरी शुदा चीज खरीद ली, इसने एसी खरीद के निकल गया, दुकानदार को नहीं पता था चोरी का है, अब उसने इन गुड फेथ लिया, फॉर कंसिडरेशन लिया, अब दुकानदार का गुड टाइटल आ गया। अब सुनिए अगली बात जो किताब में नहीं लिखी हुई। दुकानदार बैंक के पास जाके कैश करवा सकता है, उधर चेक कैश करवा के बाहर निकला, साथ ही ट्रू ओनर आ गया, उसने कहा ठहर जाओ, हाथ पकड़ के अंदर ले आया, उसने कहा ये चेक मेरा था, अब मुझे पैसे वापस करो। ला यहां पे क्या कहता है सुन लीजिए
क्या ये दुकानदार ट्रू ओनर को पैसे वापस करेगा? शाबाश। ट्रू ओनर का या गुड टाइटल का मतलब यही होता है कि वो पैसे वापस नहीं करेगा। तो अब जो ट्रू ओनर है वो किससे पैसे रिकवर करवाएगा? वो जो चोर था उससे पैसे रिकवर करवाएगा। क्लियर? इसकी लीगल प्रोविजन के पीछे ना एक बहुत बड़ा कमर्शियल रीजन है, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इसी लीगल प्रोविजन की वजह से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। वरना तो हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई किसी को देता वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता, ये चोरी का तो नहीं है। तो लॉ ने कहा है अगर आप इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन को इंस्ट्रूमेंट रिसीव करते हैं ना, तो चाहे दूसरे बंदे के पास चोरी का भी था, आपका गुड टाइटल आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? बार बार कह रहा हूं, शर्त क्या है? गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। जी बोले, क्लियर है? आगे चलें। इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन बहुत अहम ये दो अल्फाज हैं, भूलने नहीं। अब टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, तो कोई नहीं, कौन सा एक दफा में समझ आ जाती है, दोबारा पढ़ लेते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं? बहुत सी टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? एक तो बड़ी वाली टाइप्स है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल, ये चेक, बड़ी वाली टाइप्स है। अब आगे फर्दर टाइप्स कौन सी है? बेरर भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। अब मैं इंपोर्टेंस, एग्जाम इंपोर्टेंस वाइज आपको बता रहा हूं। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? विच इज पे। अच्छा, कल ना सिर्फ ज़बानी कलामी कंसेप्ट बिल्ड किए थे, आज लिखत पढ़त में कर रहे हैं हम। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पेएबल हो किसको? टू एनी पर्सन हु होल्ड्स इट। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा? पेएबल है टू एनी पर्सन हु होल्ड्स इट, जिसके पास है उसको पेएबल है। एग्जाम्पल्स क्या है? पे बेरर। और एग्जाम्पल क्या है? पे ए आर बेरर। क्लियर? अगली बात, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? विच इज पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और एट हिज ऑर्डर। विच इज पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, पे ए स्पेसिफाइड पर्सन, पे ए आर ऑर्डर स्पेसिफाइड पर्सन। पे ए भी भाई ने पूछा था और पे ए आर ऑर्डर, दोनों का 100% सेम है। देखे, दोनों ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर लिखा हो पे ए ओनली, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्योंकि निगोशिएबल नहीं। जो ट्रांसफरेबल निगोशिएबल यही होता है ना। जो ट्रांसफरेबल ही नहीं वो निगोशिएबल भी नहीं। भाई क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ये हो गई बेरर की और ऑर्डर की एग्जाम्पल। इजाजत दे तो आगे चलें। पक्का कंसेप्ट यहाँ? ओके, आगे चलें। डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? विच पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड, या इसे कहता है ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन साइट। जैसे मैंने लिख दिया आई विल पे यू ₹10,000 ऑन डिमांड, इसको दिया। अब मैं सो नहीं सकता रात को। क्यों नहीं? ये किसी भी वक्त आके नौ करके कहेगा ये ले। इवन जिस वक्त मैंने इसको दिया ना, ये 10 मिनट के बाद भी आके कहना मुझे पैसे वापस करें, मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? मैंने लिखा हुआ ऑन डिमांड। तो जब भी डिमांड करेगा, या ऑन डिमांड की जगह पे ऑन साइड भी कहा दिया जाता है। साइड का मतलब क्या है? जब मुझे दिखाओगे आई विल पे यू ₹10,000 ऑन साइट, ये लो, अब दिखाओ। अब ये पेएबल हो गया। जैसे ही दिखा, मांगा नहीं, दिखा पेएबल हो गया। या प्रेजेंटमेंट का मतलब यही होता है, जब प्रेजेंट किया जाएगा। सर आपको एक चीज प्रेजेंट करनी है, अब खुश हो गया। ये पेयर ऑफ वर्ड्स याद ही ना किए हुए। तो प्रेजेंट, एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है, तोहफे वाला। ये समझना, इसको तोहफा देने लगा। सर आपके लिए प्रेजेंट करना है कुछ आपको, क्या ये ले फोर। अब क्या होगा? क्या अब इसको 10,000 देने पड़ेंगे? क्या सर ये तो लेने के देने पड़ गए, मैं तो गिफ्ट लेने का सोच रहा था। तो प्रेजेंटमेंट का मतलब, साइड का मतलब, डिमांड का मतलब क्या है? कि एक ही बात है, फौरी तौर पे पेएबल हो जाएगा।
यानी जब कभी वो चाहे, वो कल चाहे कल आके पैसे ले ले, महीने बाद चाहे महीने बाद। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लिखा होता है? इट इज आई विल पे ऑन डिमांड, आई विल पे 10,000 ऑन साइट, आई विल पे 10,000 ऑन प्रेजेंटमेंट। क्लियर? और टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिसमें टाइम होता है, टाइम मेंशन कर दिया जाता है। पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट और आफ्टर सर्टन पीरियड। अच्छा, टाइम मेंशन करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे अब आपने बताना है ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर 3 months। टाइम है। आई विल पे यू रुपीज 10,000 ऑन 25 नवंबर। टाइम है, ठीक है, ये टाइम। या फ्रॉम डेट ऑफ इशू और सर्ट, यानी टाइम मेंशन कर दिया जाए। टाइम कहां से? आई विल पे यू रुपीज 10,000 ऑन 25 नवंबर। टाइम इंस्ट्रूमेंट है डिमांड। आज आप सुने, आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर 3 months। 3 महीने कहां से काउंट होने हैं? आज से। सुने, आई विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर कोई सर्टन इवेंट है, कोई आजकल में जो होने वाला हो? मुहर्रम। हाँ, आई विल पे यू 3 months आफ्टर मुहर्रम। तो जैसे मुहर्रम, अब मुहर्रम हो सकता है एक दिन आगे पीछे हो, एक दिन आगे, सर्टन नहीं है ये टाइम नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि होगा जरूर मुहर्रम इंशाल्लाह। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्ट। तो अब कब पे करना है? आज से 3 महीने बाद कि मुहर्रम के 3 महीने बाद? ला ये कहता है आप पेएबल कर सकते हैं किसी सर्टन इवेंट के साथ भी लिंक करके। वो इवेंट सर्टन होना चाहिए। जैसे सुनिए, अब सुनिए, पेएबल आफ्टर 3 months, टाइम। पेएबल ऑन 25 नवंबर, टाइम। पेएबल 3 months आफ्टर एक बंदे ने इंस्ट्रूमेंट लिखा, अजीब इंस्ट्रूमेंट लिखा, आपने बताना है कि ये कौन सा है। उसने कहा, दूसरे को लिखा, आई विल पे यू रुपीज 10,000 3 months आफ्टर माई फादर्स डेथ। 3 महीने प्रॉपर्टी में लग जाते होंगे ना। क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, लॉ कहता है आप डेट भी बता सकते हो, गौर से सुनिए, डेट भी बता सकते हो आप, सर्टन पीरियड 3 महीने भी बता सकते हो, और आप किसी सर्टन इवेंट के बाद का टाइम भी दे सकते हो। इवेंट सर्टन होना चाहिए, इवेंट सर्टन होना चाहिए। तो क्या डेथ सर्टन इवेंट है? डेथ बिल्कुल सर्टन इवेंट है। अब सुनिए, ये भाईजान को ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया, ये इवेंट वाला, कि किसी इवेंट के बाद भी टाइम दे सकते हैं। इन्होंने कहा मैं भी इवेंट वाला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। ठीक है, क्या इन्होंने इनको इंस्ट्रूमेंट दिया? क्या? आई विल पे यू रुपीज 10 million आफ्टर माई मैरिज। आफ्टर माई मैरिज। अच्छा, अब हंसा है, देख देख देख, सारा सेशन कैसा। अच्छा, 10 million आफ्टर। अब बताइए, क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है, नहीं है। क्यों? सर्टन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैरिज सर्टन नहीं है, डेथ सर्टन है। लिख ले बेले, शाबाश। डेथ सर्टन है, मैरिज सर्टन, लिख ले, लिख ले। डेथ सर्टन है, मैरिज सर्टन नहीं है। इसलिए इन भाईजान ने वादा कर लिया आज, क्या सर, जो चीज सर्टन है मैं उसकी ज्यादा तैयारी करूंगा, उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा, जो अनसर्टन है उसके बारे में कम सोचूंगा, उसकी कम तैयारी करूंगा। शाबाश भाई, अक्लमंदी का तकाजा यही है ना कि सर्टन चीज के लिए तैयार होना चाहिए, अनसर्टन के लिए थोड़ा बहुत हो जाए। जी सर, तो डेथ सर्टन है, मैरिज सर्टन नहीं है। भाई ये समझ आए? नहीं समझ आए? फिर से, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन 1 जनवरी 2023, क्या एग्जांपल है? टाइम।
पेएबल आफ्टर 3 months, पेएबल आफ्टर 20 days, पेएबल 3 months आफ्टर डेथ ऑफ ए पर्सन, और पेएबल 3 months आफ्टर मैरिज ऑफ ए पर्सन। क्यों? क्योंकि डेथ सर्टन है, मैरिज अनसर्टन है। बे क्लियर भाई, ये समझ आ गया, ये समझ क्लियर। आगे चलते हैं। इनलैंड फॉरेन साइट का मतलब होता है कि जैसे ही मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया मुझे फौरी पेमेंट करनी है। साइट की बजाय एक और वर्ड यूज होता है प्रेजेंटमेंट, साइट/प्रेजेंटमेंट कर लें। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया गया मुझे फौरी पेमेंट करना पड़ेगी, मैं टाइम बाय नहीं कर सकता, मैं मजीद टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, ये डिमांड वाले में लिखा है लेफ्ट साइड में जी। चेंज करना चाहे दोनों पार्टीज मिलकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पाकिस्तान में ड्रॉन का मतलब होता है लिखा गया। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? किधर लिखा गया, बना किधर। जो इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ और पेएबल इन पाकिस्तान और पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो होगा हमारा इनलैंड। फिर से सुन लें, ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल भी पाकिस्तान में, इनलैंड। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल अफगानिस्तान में है टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इनलैंड। अजीब मिसाल, अफगानिस्तान में पे हो रहा है तो वो इनलैंड कैसे हो गया? ठीक है, ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ और पेएबल टू रेजिडेंट, यानी ड्रॉ इनलैंड के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, ड्रॉ पाकिस्तान में हो, ये जरूरी है, और दूसरा पे भी पाकिस्तान में हो या पे रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी दूसरी कंडीशन में और है, दोनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए तो वो इनलैंड हो जाएगा। पहली कंडीशन मस्ट है कि ड्रॉन इन पाकिस्तान हो। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ड्रॉन इन पाकिस्तान, और पेएबल इन पाकिस्तान या पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अंदर नॉन रेजिडेंट को पे करें तब भी ये इनलैंड ही होगा। अगर पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ है और पाकिस्तान में ही पे हो रहा है, लेकिन नॉन रेजिडेंट को इनलैंड, डेफिनेशन नहीं छोड़ने। ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई नहीं। पहले ड्रॉन इन पाकिस्तान तो मस्ट होना ही होना है ना। अब पेएबल इन पाकिस्तान या पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों में से एक भी पूरी हो गई तो वो इनलैंड है, और जो इनलैंड नहीं है फॉरेन है। नहीं समझ आए? तो इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स पढ़ी हमने? कौन कौन सी? बेरर और ऑर्डर, डिमांड और टाइम। अच्छा बताइए, सबसे मुश्किल कौन सी थी? बेरर। और सबसे आसान? इनलैंड। फॉरेन। हाँ फॉरेन, शाबाश शाबाश। और विच इज नॉट, ये सही है, फॉरेन। बिल्कुल ठीक। चलिए, निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। कल अच्छा देख लें, यहां पे मैं आपकी बात मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट फिर करके आनी है, सिर्फ इसी लर्निंग का, और पढ़ना लाजमी है। ये सिर्फ ये चूंकि शुरू के लेक्चर निगोशिएशन थोड़े से टेक्निकल होते हैं ना, तो मैं खुद भी ज्यादा स्पीड नहीं चाह रहा, आप भी नहीं चाह रहे। आप तो बिल्कुल नहीं चाह रहे, ठीक है। लेकिन आपने असाइनमेंट रोज की रोज पढ़ना, रोज का रोज है। अगर ये साथ साथ तैयार नहीं किया ना, बाद में समझ नहीं आता, ये मैं बता रहा हूँ। तो तैयार करेंगे साथ साथ। चलिए ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।